गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी का सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ए ड्रग ऑफ ए नेचुरल ओरिजिन। इसके साथ साथ मैं थोड़े अपडेट्स भी देना चाहती हूँ। जैसे कि हमें मालूम है कि फार्मेसी में, बी फार्मा में, एंटी फार्मा में बहुत सारे चेंजेस, न्यू रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं जो कि हमें कॉलेज में सर्कुलर्स में मिल रहे हैं। तो उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करना है। तो आप मेरे चैनल साइंस लर्नर्स के साथ बने रहिए न्यू न्यू अपडेट्स के लिए। और साथ में मैंने ये सीरीज भी स्टार्ट किया है जिसमें मैं चैप्टर वाइज थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी और इसके जो नोट्स होंगे या फिर जो इसका जो आपको पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जो बच्चे कोविड की वजह से जिन्होंने बुक नहीं खरीदा या नोट्स नहीं है या किसी तरह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। और साथ में आपको अपडेट्स भी देते रहूँगी, इसलिए थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप पेशेंस के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे, जैसे हमें मालूम है कि एग्ज़ाम डी फार्मा जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था उनका जनवरी में है और ऑलरेडी फीस वगैरह जमा हो रही है। तो ये तो कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे बोल करके। थोड़े बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि फीस कलेक्शन के बाद ऊपर से जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने कभी भी अपना एग्ज़ाम, प्रोफेशनल एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया है। तो एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे, इसलिए हमें अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, अपना पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें और अपडेट्स लेते रहें। डेली मैं अपडेट्स डाल रही हूँ, पीसीआई का हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का हो या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हो। तो आपको जो भी अपडेट्स हैं, जो भी नए नए न्यूज़ रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, वो सारे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रूड ड्रग। ये ओल्ड बैच और न्यू सिलेबस दोनों में सेम चैप्टर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें क्वेश्चंस आता ही आता है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्लासिफाई द ड्रग्स ऑफ द नेचुरल ओरिजिन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। अब जो न्यू सिलेबस है उसमें 5 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और जो ओल्ड था उसमें 14 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता था थोड़ा, और एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये लेसन का नाम बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जो ये हेडिंग में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, तो एक क्लासिफिकेशन का पहले हमें मीनिंग मालूम होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन बोलते किसको है। तो क्लासिफिकेशन को अगर एक सेंटेंस में डिफाइन किया जाए तो क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ द क्रूड ड्रग। अब ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब होता है, इसको हम एक इजी एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे कि ग्रुपिंग करना, यानी कि एक एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो एज वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी ग्रुपिंग होती है ना। जो 3 साल से बच्चे, 4 साल के बच्चे होते हैं उनको नर्सरी में, फिर उससे थोड़ा 4 साल से 5 साल के बीच में जो होते हैं वो फर्स्ट में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा रहता है ना। तो जो एज वाइज जो हम ग्रुपिंग करते हैं स्कूल में, वो क्यों करते हैं? तो रीज़न इसलिए ये होता है कि हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है, ग्रुपिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो बहुत सारे बच्चों में एक ही नाम के 2-3 बच्चे तो ज़रूर स्कूल में मिल जाते हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। अगर सपोज़ किसी के पेरेंट आए और टिफ़िन देना चाहते हैं, कि एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं, कि कोई भी है, कोई किसी का भी नाम ले लेंगे, ठीक है? जैसे कि रमेश है, कोई लड़का है, रमेश को ये टिफ़िन दो। तो ये रमेश, हो सकता है वो स्कूल में बहुत सारे रमेश नाम के बच्चे होंगे। तो हमने स्कूल में क्या किया है, हमने सारे बच्चों को ग्रुपिंग कर दी है, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है। हमने उनको नर्सरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यूकेजी, एलकेजी में हमने किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, अकॉर्डिंग टू देयर एज। उनको एज को देखते हुए हमने उनकी ग्रुपिंग की है, हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब किसी के पेरेंट आते हैं और बोलते हैं कि रमेश को टिफिन दे दो, तो आई अम्मा जो होती है वो पूछती है कि कौन से क्लास में, तो उनके पेरेंट बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो रमेश नाम का बच्चा है उसका रोल नंबर 30 है, ए सेक्शन में है, आप उनको दे दीजिए। अब ये कितना इजी हो गया, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट में रमेश को ढूंढना कितना इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? बिकॉज ऑफ द ग्रुपिंग, बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसी तरह से जो क्रूड ड्रग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, और उन सबको याद रखना और उन सब के बारे में जानकारी रखना और आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्रूड ड्रग का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। अब ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन के भी अलग अलग टाइप है, यानी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि एक स्कूल में एज के अनुसार वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहाँ ग्रुपिंग हुई। फिर अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ कैसा रहता है, सब्जेक्ट वाइज रहता है। जैसे कि एक रैक हो गया वो मैथमेटिक्स का है, दूसरा रैक है वो साइंस का है, तीसरा जो है वो
सोशल का है तो सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे ग्रुपिंग हो गई या क्लासिफिकेशन हो गया। तो वैसे ही क्या होता है, जो क्रूड ड्रग्स भी है इनका भी क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से होता है। यानी कि एक तो सिर्फ हम ऊपर से मॉर्फोलॉजी देख करके, आउटर लुक देख करके हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि अरे भाई ये तो लीफ है या रूट है या शूट है ना। और दूसरा जो है, बहुत सारे हैं, 6 है इसमें, वो हम डिटेल धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस आप पेशेंस के साथ आप इस वीडियो में बने रहें। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये डिटेल है, आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने कह दिया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन हो गया, डिस्कशन हो गया, और उसकी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई द क्लासिफिकेशन इज शुड बी देयर। तो फर्स्ट है सिंप्लिसिटी, यानी कि हम बहुत सारे क्रूड सर्क हैं, उनको सिंप्लिसिटी यानी कि उनको आराम से याद करना, उनको सिंपल बनाना। उनका क्लासिफिकेशन अगर एक जगह मेंटेन्ड होगा सारे क्रूड ड्रग का, तो हम उसको ईजिली फाइंड आउट भी कर सकते हैं और उसको हम ईजिली पढ़ सकते हैं। और फिर एक ड्रग दूसरे ड्रग से जो सिमिलर जैसे दिखते हैं, वो कंफ्यूजन वगैरह सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 तरह की क्लासिफिकेशन है। 6 तरीके से, 6 टाइप से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्कूल में कैसा रहता है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। लाइब्रेरी में कैसा होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। फिर अगर मेडिकल शॉप में चले जाएं तो फॉर्मुलेशन टाइप होता है, जैसे कि टैब, एक दर्द की गोली भी मिलती है, इंजेक्शन भी मिलता है, फिर सिरप भी मिलता है ना, लोशंस भी मिलता है, क्रीम भी मिलता है। तो ये क्या हमने कह दिया कि ये फॉर्मुलेशन बेस्ड ग्रुपिंग है। तो इसी तरह से जितने भी क्रूड ड्रग हैं, क्रूड ड्रग मतलब कि वो सारे ड्रग्स जो कि किसी भी ट्रीटमेंट, डिजीज के ट्रीटमेंट में, आइडेंटिफिकेशन में या फिर प्रिवेंशन में यूज होता है। और क्रूड ड्रग ये भी हम बोल सकते हैं कि कच्चा माल होता है दवाई बनाने के लिए, जो कि हम प्लांट, एनिमल या फिर मिनरल ओरिजिन से निकालते हैं। अब बहुत सारे क्रूड ड्रग हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो उनको या तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, है ना। पहले सिर्फ मैं नाम यहाँ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बारे में एक एक करके उसका डिटेल देख लेंगे। तो फर्स्ट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप इज टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज केमिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सिक्स्थ इज कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। और इसको याद कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट लेटर है ना, AMT, तो आप देखेंगे कि ATM भी हम इसको बना सकते हैं। ए से अल्फाबेटिकल हो सकता है, ATM, T से टेक्सोनॉमिकल हो सकता है, M से मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, एंड PC स्क्वायर यानी कि P से फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एंड C से केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड सिक्स वन इज कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये भी क्लास में मालूम हो मुझे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हम डिक्शनरी में, पहले डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं ना, तो डिक्शनरी में कैसा रहता है, अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल रहता है। पहले ए से जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं वो लिखे रहेंगे, फिर बी से जो हैं वो क्रूड ड्रग लिख रहेंगे, फिर सी से, फिर डी से। जिस तरह से हम डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं सिमिलर, उसी तरह से पूरे क्रूड ड्रग्स अरेंज किया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो उस तरह से जब अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। और ये कहाँ कहाँ किस किस फार्माकोपिया में, यानी कौन कौन से किताबों में लिखा हुआ है। तो ये इंडियन फार्माकोपिया में लिखा हुआ है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलेज में, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। यानी ये सारे जितने भी बुक्स हैं इन सब में अल्फाबेटिकल सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, यानी कि आपको अल्फाबेट के हिसाब से मिलेगा, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं। अगर आपको डिक्शनरी में फाइंड आउट करने आता है तो आप क्रूड ड्रग इन बुकों में भी आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि अकेशिया है, अकेशिया ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले आपको अकेशिया मिलेगा इस बुक में, इन बुकों में। फिर बी से बेंजोइन मिलेगा, फिर सिंकोना के बारे में मिलेगा, फिर डिल। तो ये देखिए जो भी है ये अल्फाबेटिकल चेंज हो रहा है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, इस तरह से। अब इसका मेरिट क्या होगा, क्या क्या इसके खासियत है, अगर हम इस तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे ये यूजफुल होगा। तो फर्स्ट जो है, द सिस्टम इज इजी एंड क्विक टू यूज। यानी कि जैसे डिक्शनरी में होता है ना, हम पूरा डिक्शनरी तो पढ़ते बैठते नहीं है, सिर्फ हमको मालूम हो जाता है कि हमारा वर्ड जो है ये ए से स्टार्ट हो रहे थे, ये स्टार्टिंग ए में ही होगा, फिर ए बी है तो ए बी में है, ए सी है तो ए सी में। तो इस तरह से हम जल्दी से वो वर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो गूगल आ गया, अब तो सिर्फ वहाँ पे
टाइप करने की या फिर सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, वो सामने आ जाता है। लेकिन जब हम डिक्शनरी यूज़ किया करते थे तब सिस्टमैटिकली सब चीज़ें उसमें लिखी रहती थी और हमें उसका प्रोसीजर भी मालूम था कि पहले अल्फ़ाबेटिकली सारे वर्ड्स अरेंज है और उसी तरह से हम फाइंड आउट भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नो इंटाइटिस अपीयर्स रिपीटेटिवली एंड अवॉइड कन्फ्यूजन, यानी कि एक ही क्रूड ड्रग बार बार आने का कोई चांस ही नहीं होता है और इस तरह से कन्फ्यूजन दूर होता है। थर्ड इज लोकेशन एंड ट्रेसिंग एंड एडिंग ड्रग एंट्रीज कैन डन इजली, यानी अगर हम अल्फ़ाबेटिकल लिख रहे हैं तो उसका हमें कहाँ है वो भी मालूम हो जाएगा, हम उसको ट्रेस भी कर सकते हैं और उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं कि कहाँ पे ये फिट होगा। जैसे कोई नया क्रूड ड्रग आ गया तो उसको हम किसके बीच में रखना है वो भी हमें समझ में आ जाता है। डीमेरिट क्या है, इसमें खामियां क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है। द अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द ड्रग लैक रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंटाइटीज, यानी कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल हम लिखते हैं तो हमें ये नहीं मालूम हो पाता है कि कौन सा क्रूड ड्रग पहले मतलब उसमें और कुछ तो मॉर्फोलॉजी भी नहीं रहता या टेक्सोनॉमिकल भी नहीं रहता, तो उस जो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट उसमें क्या प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें कुछ भी हमें इसमें मालूम नहीं हो पाता, सिर्फ हम उसका सिस्टमैटिक कैसे वो अरेंज किया हुआ वही मालूम कर सकते हैं। लेकिन बाकी वो क्रूड ड्रग कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से स्पीशीज में है ना, उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट देखेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है आउटर लुक, यानी देखते के साथ जो हमें मालूम हो जाता है कि ये लीफ है कि रूट है। जैसे कि आपके सामने नीम का पत्ता दे दिया जाए तो हम बोलेंगे ना कि ये लीफ है, ये नीम लीफ है ना। अगर उसी तरह से अगर हमें ये दे दिया जाए, क्या बोलते हैं, तुलसी का पत्ता दे दिया जाए तो हम बोलेंगे ये तुलसी का पत्ता है, ठीक है। फिर अगर हमें रूट वाली कोई चीज़ दे दी जाए तो हम बोलेंगे ये रूट है। अगर कोई फ्रूट वाली चीज़ है तो हम बोलेंगे ये फ्रूट है। सीड है तो सीड है। तो यानी जो चीज़ देखते के साथ ही, क्रूड ड्रग अगर देखते के साथ ही अगर हम पहचान सकते हैं तो वो कौन से क्लासिफिकेशन में आ जाता है, वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। तो इसमें क्या हमें मालूम हो जाता है, जैसे रूट देखते के साथ हम स्टेम, लीफ, बार्क है, छाल वगैरह है, फ्लावर है, हम देखते के साथ बोलेंगे फ्लावर है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये आउटर लुक यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे कि न्यू बैच को आएंगे या फिर ओल्ड बैच को भी ये क्वेश्चन आ चुका सा है कि ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है, डिफाइन ऑर्गेनाइज ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग का मतलब होता है कि द ड्रग आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स एंड कंटेन द सेलुलर टिश्यू, यानी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जो जिसमें सेल्स हो, जो देखते के साथ हम बोल सकते हैं सिमिलर, ये मॉर्फुलर देखते के साथ ही हम बोल सकते हैं ये लीफ है, शूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। जैसे कि क्लोव है, लौंग है, लौंग क्या है, वो फ्लावर बर्ड है। लेकिन जो दालचीनी रहता है वो क्या है, दालचीनी क्या है, वो बार्क है ना। तो एग्जाम्पल मैं ये ले रही हूँ, जैसे घरेलू ही ले रही हूँ जो हम अपने आँख से अपनी लाइफ में देखे सो है। या फिर हल्दी है, टर्मरिक क्या है, राइजोम है। तो देखते के साथ हम क्या बोल रहे हैं, नहीं भाई ये लीफ नहीं है, ये तो राइजोम है। ये राइजोम नहीं है, ये बार्क है। ये फ्लावर बड दिख रहा, ये फ्लावर दिख रहा। तो जो हम देखते के साथ जिसे हम पहचान पाते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज ड्रग। और उसकी खासियत क्या होती है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसके सेल्स हमें दिखते हैं, सेल्स हैं उसमें, है ना। जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, इस कॉलम में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक दो एग्जाम्पल आपको लिख देना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन जब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात आती है तो अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि वो प्लांट में से निकाला गया, वो चाहे हो सकता है जूस हो या हो सकता है वो इंसिजन हो, यानी कि उसमें से गम जैसा कुछ निकल रहा हो, रेजिन निकल रहा हो, जिसे हम देख के नहीं बोल सकते कि ये लीफ है। सपोज फॉर एग्जांपल हिंग जो है, हिंग एसोफोइटिडा, हिंग जो है वो पाउडर फॉर्म में रहता है। अब हम उसको बोल ही नहीं सकते कि ये रूट में से निकाला गया है, कि लीफ में से निकाला गया है, कि ये स्टेम में से निकाला गया है। तो जब हम उसको नहीं पहचान सकते कि कौन सा प्लांट का पार्ट है तो वो आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। या फिर हम बहुत सारे चूरन वगैरह खाते हैं तो चूरन भी हम नहीं बोल पाते कि वो कहाँ से बना हुआ है। जो हम आयुर्वेदिक में चूरन वगैरह खाते हैं उसको देख के हम नहीं बोल सकते कि वो रूट को ग्राइंड किया हुआ है कि लीफ को ग्राइंड किया हुआ है ना। तो वो आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज में। और जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें सेल्स नहीं दिखते,
क्यों? क्योंकि वो ग्राइंड हो गए रहते हैं, या फिर वो गम फॉर्म में रहता है, या फिर वो एक्सट्रैक्ट रहता है, यानी काढ़ा वगैरह जैसे निकालते हैं वैसा रहता है। तो उसमें सेल्स हमको सेलुलर्स पूरे पूरे कंप्लीट सेल नहीं दिखते, तो इसलिए उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि लेटेक्स हो गया, या ड्राइड कोई सा जूस हो गया, जैसे एलोए का जूस वगैरह निकाल रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं होगा कि जूस हमारे सामने रख दिया। अगर है अकेशिया है, या बेंजोइन, देखो लोहबान जो इसकी धुआं हम करते हैं ना, तो वो भी नहीं मालूम हो पाता है। एसोफिटिडा हिंग नहीं मालूम हो पाता है। ऑयल निकाले तो हम नहीं बता सकते कि ये ऑयल तेल जो है ये सीड में से निकला हुआ है, कि ये लीफ में से निकला हुआ है, कि ये रूट में से निकला हुआ है ना। तो ये सब क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। अब इसके मेरिट एंड डीमेरिट देख लेंगे कि मेरिट एंड डीमेरिट किसका? मॉर्फोलॉजिकल का, यानी देखते के साथ जो हम बता पाते हैं उसका क्या खामियां हैं या फिर क्या अच्छाइयां हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द एडल्ट्रेशन यूजिंग द सिस्टम, यानी कि जो चीज़ हम देखते के साथ हम बोल सकते हैं कि लीफ है, रूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, उसमें अगर कोई किसी तरह का एडल्ट्रेशन हो गया, यानी कि मिलावट हो गया, तो हम पहचान जाते कि नहीं भाई ये नहीं है। सपोज हमें काली मिर्ची दे दिया गया है, और काली मिर्च में थोड़ा पपैया का बीज मिला हुआ है, तो हम दोनों को देख करके बोल सकते हैं कि कुछ दाने तो काली मिर्च का, कुछ पपैया के बीज दिख रहे हैं, है ना। उसी तरह से अगर पूरा तुलसी का पत्ता है, उसमें कोई और पत्ता मिला दिया जाए, तो हम देख के पहचान सकते हैं। तो ये तो एक फायदा हो गया। दूसरा क्या है? प्रैक्टिकल स्टडी बाय दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट। जब हम प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं जिसमें हमें देख के सिर्फ पहचानना होता है और उसके बारे में पूरी चीज़ लिखनी होती है, तो क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो एक कोई पार्ट है, वो देख के हम पहचान सकते हैं, तो हम उसके बारे में बोल भी सकते हैं। जबकि डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो हम नहीं मालूम कर पाते, है ना। यानी देखते के साथ हम तो नहीं बोल सकते ना कि उसमें ग्लाइकोसाइड है, कि उसमें अल्कोलाइड है, कि उसमें रेजिन है, नहीं बोल सकते हम। सेकंड क्या है? रिपीटेशन ऑफ ड्रग और प्लांट में अपेयर। कई बार रिपीटेशन ऑफ ड्रग या प्लांट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ये हैं प्लांट्स है, वो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि वैरायटीज होते हैं। जैसे हम मैंगो भी लेते हैं, आम भी लेते हैं, तो आम ही सब होते हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटीज के होते हैं ना, कुछ अच्छे वाले, कुछ थोड़े डिग्रेड होते हैं, तो उसमें रिपीटेशन होने के चांसेस है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये है टेक्सोनॉमिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। अब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम क्या लिखेंगे कि कभी भी हम जो क्रूड ड्रग को जब हम क्लासीफाई करते हैं, तो हम उसका किंगडम लिखते हैं कि वो प्लांट किंगडम में आता है कि एनिमल किंगडम में आता है। फिर उसका डिवीजन हम लिखते हैं, उसका क्लास लिखते हैं। ये मोस्टली जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो ये डिटेल हमें उसमें लिखना पड़ता है। तो ये जब हम ऐसा लिखते हैं तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, किस टाइप का क्लासिफिकेशन हो जाता है? तो ये हो जाता है टेक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। ये डिटेल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर जब हम 5 मार्क्स का लिख रहे हैं तो उतना डिटेल नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको हम डिफाइन कर देंगे और एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन आता है वो देखेंगे। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, जैसे मैं बोल रही थी कि कोई एक दो प्लांट के बारे में हम लिख देंगे, ठीक है ना। और उसमें हमें क्या क्या लिखना पड़ता है कि किंगडम कौन सा है, सब किंगडम कौन सा है, सुपर डिवीजन कौन सा है। तो ये चीज़ हमें सीक्वेंस वाइज आनी चाहिए, और लास्ट में हम फैमिली लिखते हैं। जब हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं तो हमें फैमिली लिखना पड़ता है ना। तो इस तरह का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, या इस तरह से हम किसी को डिफाइन करते हैं कि कौन से फैमिली से है ना, कौन सा स्पीशीज है, प्लांट किंगडम में है क्या, एनिमल किंगडम में। तो ये आ जाता है टेक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब इसमें मेरिट क्या है? तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आर अंडरस्टूड अंडर द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें हम मालूम करते हैं कि इवोल्यूशन मतलब सबसे पहले प्लांट कौन सा आया था, वो धीरे धीरे उसमें हेरिडिटी चेंज होते होते वो कैसे कैसे वैरायटीज उसमें हैं, सबसे पुराना वाला कौन सा है, फिर उसके बाद कैसा आया, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट डी मेरिट क्या है इसमें? इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि जब हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि ये फैमिली ये बिलोंग कर रहा है, स्पीशीज ये है, प्लांट किंगडम है कि एनिमल किंगडम है, लेकिन हाँ, उसमें ये नहीं मेंशन रहता कि ये कोई पार्ट है, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड है या फिर ये अनऑर्गेनाइज्ड है, उसके बारे में नहीं मालूम हो पाता है। दूसरी चीज़ क्या नहीं मालूम हो पाती है कि रिपीटेशन हो सकता है प्लांट का, है ना। और ये याद करना या इसके बारे में लिखना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्या है, केमिकल नेचर, हमें उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या कैसा वो थ्योरेटिकल एक्शन हमारे बॉडी में दिखाएगा, किस तरह का असर दिखाएगा, वो सब इसके बारे में नहीं लिखा रहता है इस क्लासिफिकेशन में। अब नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जो भी क्रूड ड्रग दिया है उसको हम किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, किस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल। अकॉर्डिंग टू द केमिकल मतलब उस क्रूड ड्रग में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि राइस जो हम खाते हैं, चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जबकि चीज़ लेते हैं, चीज़ और बटर घी ये सब लेते हैं, उसमें क्या है, ऑयल एंड फैट है। और वैसे जब हम पल्सेस वगैरह दाल वगैरह लेते हैं तो हम बोलते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो उसी तरह से जब ये अलग अलग क्रूड ड्रग आता है तो उसमें जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसमें ये लिखते हैं कि जैसे सिन्ना है, सिन्ना का लीफ है या डिजिटालिस है, तो इसमें क्या है प्रेजेंट, तो इसमें हम बोलते हैं इसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो इसमें डायरेक्ट जो लिखा हुआ जो पूरा इसमें जो इसका इंफॉर्मेशन रहेगा वो रहेगा अबाउट द केमिकल विच इज प्रेजेंट इन दिस, है ना। सिन्ना में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, तो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। नक्स मोमिका है या सिनकोना है या धतूरा है, तो इसमें एल्कोलाइड पाए जाते हैं। फिर ये है कैटेचू है, अशोका है, तो इसमें क्या रहता है, टेनिन रहता है। पेपरमिंट है या क्लोव है, लौंग है, यूकलिप्टस है, नीलगिरी का है या गार्लिक है ना, लहसुन वगैरह है, तो इसमें क्या रहता है, ज्यादा वोलेटाइल ऑयल रहता है। तो इसमें हमें क्या मालूम हो जाएगा कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है कौन से क्रूड ड्रग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लेंगे लौंग है, लौंग में सबसे ज्यादा क्या है, तो वोलेटाइल ऑयल के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब इसका हम मेरिट पढ़ेंगे कि मेरिट है क्या। तो मेरिट है कि फाइटोकेमिकल स्टडीज आर वेल परफॉर्म थ्रू दिस सिस्टम। फाइटोकेमिकल, फाइटो मतलब होता है प्लांट, प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है वो हम इसमें पढ़ पाते हैं या हमें मालूम हो जाता है इस क्लासिफिकेशन में। डीमेरिट ये है कि कंफ्यूजन ऑकर व्हेन द ड्रग कंटेन मैनी कंपाउंड्स। अगर समझो एक ही ड्रग में जैसे सिन्ना में ही या धतूरा में ही बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये बता पाना कि कितना परसेंटेज क्या प्रेजेंट है और उसको याद रख लेना ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल और थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमको इसके हेडिंग से ही मालूम हो रहा है, फार्माकोलॉजिकल एंड थ्योरेटिक यानी जो भी क्रूड ड्रग है उसका हमारे बॉडी पे किस तरह का असर दिख के आएगा, उसके हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल और थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, यानी कि जो जीआईटी ट्रैक में हमारे स्टमक में और ये इंटेस्टाइन वगैरह पे जो काम करता है, जो ड्रग असर दिखाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पे दिया हुआ ड्रग कौन कौन से हैं। तो जैसे कि ये कासिया है, सिनकोना है, डिल है, मेंथा है, कार्डामम है ना, इलायची वगैरह है, एपिकुन्ना है, कुर्ची है, अगर है, सिन्ना है, कैस्टर ऑयल है। अब इसका अलग अलग है कि कुछ तो ड्रग कार्बोनेटिव के जैसे यूज होते हैं, तो कार्बोनेटिव के जैसा यानी कि जो हमें रिलीफ दिलाते हैं गैसेस से, तो ये डिल है, मेंथा है, कार्डामम है। एमिटिक यानी उल्टी वगैरह से जो उल्टी वगैरह एमिटिक जो होती है वो कौन है, एपिकुन्ना है। एंटी एमेबिक है जो कि हमें अलग अलग बैक्टीरिया से बचाती है, तो कुर्ची एपिकुन्ना है। फिर ये लेग्जेटिव है जो कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज होता है, तो वो क्या है, बनाना है, सागुला है, अगर है। परगेटिव है यानी कि ज़्यादा असर दिखाने वाला, किसमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देने वाला, ये कब्जियत वगैरह है, तो क्या हम यूज़ करते हैं, सेना या कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ड्रग, और इस तरफ हम देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से असर दिखाता है, मतलब कौन से कैटेगरी में आता है। वो उल्टी कम करने वाला है या उल्टी कराने वाला है या परगेटिव है या फिर गैस से रिलीफ दिलाने वाला है या फिर कोई बैक्टीरिया से बचाने वाला, ये हम इसमें पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देख लेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं, है ना। तो जैसे एक्सपेक्टोरेंट जो है, लिकोरेज है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल हमें एग्जाम में लिख देना पड़ेगा। जैसे कि हार्ट पे काम करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, तो कार्डियोटॉनिक कौन कौन से हैं, डिजिटालिस स्क्विल है ना। कार्डियक डिप्रेशन कौन सा है, तो सिंकोना है। वेस्को कॉन्स्ट्रक्टर कौन सा है, तो एफिड्रा है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन हम एग्जाम में एक दो ही एग्जाम्पल लिखे या तीन एग्जाम्पल भी लिखे तो चल जाएगा। जैसे कि ये ओपीएम है, ओपीएम क्या है, सेंट्रल एनाल्जेसिक है। ओपीएम ऑपरेशन के वक्त जब बहुत सीवियर पेन होता है उसको कम करने के लिए यूज होता है। टी कॉफी हम
क्यों पीते हैं? क्योंकि ये CNS स्टिमुलेंट है, ये हमें पी करके थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। अब इसका मेरिट क्या है, मतलब इस तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें हमें क्रूड ड्रग और उसका असर मालूम होता है, तो अगर हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो इसका क्या फायदा है? तो इसका फायदा ये है कि दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम एड इन रिकमेंडिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द अनेबल ड्रग, यानी कि ये हमें ये क्लासिफिकेशन बता देता है कि अगर सपोज हमको कौन सी डिजीज है, उसमें कौन कौन से हम दवाई कौन कौन सी दवाई जिससे बनती है वो हम दे सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि कार्मिनेटिव में जब हम पढ़ते हैं तो 5-6 चीज हैं उसमें, है ना। जैसे कि एसोफेटिडा भी कार्मिनेटिव में आता है ना। फिर फेनल भी आता है, फिर ये आपका इसाबगुल भी आता है। तो इसमें से कोई एक चीज हम ले लेंगे, वो नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा। तो हम सब्स्टिट्यूएंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम यूज कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में नॉलेज होगा। और ये नॉलेज हमें किससे आएगा? ये नॉलेज हमें आएगा जब हम किसी ड्रग का उसके थेरेपेटिकल इफेक्ट के साथ जब हम पढ़ेंगे तो। अब इसका डीमेरिट क्या क्या है? तो ड्रग विद द डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड इनटू द मैनी ग्रुप, दस क्रिएटिंग कंफ्यूजन। कंफ्यूजन तो होगा ही भाई। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ही जैसे कि दर्द कम करने वाली बहुत सारी दवाइयां, तो उसका हम डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जब तक हम डीप नॉलेज नहीं रखेंगे जब तक हमें कंफ्यूजन होगा ही। सेकंड क्या है? सिंकोना थ्रू द एंटी मलेरियल। जो सिंकोना है उसको हम कैसे यूज करते हैं? एंटी मलेरियल ड्रग की जैसा यूज करते हैं, है ना। ड्यू टू दिस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्विनिन इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर द ग्रुप ऑफ द इफेक्टिव। अब ये दूसरे में भी यूज होता है, जैसे हर्ट वाले में भी यूज होता है फॉर द रिदमिक एक्शन के लिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब हम इसको डीप स्टडी करेंगे तभी वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है। नेक्स्ट है कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसका हेडिंग ही देखिए, कीमो है और टेक्सोनॉमिकल है, यानी कि अगर हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्रूड ड्रग में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है और उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या क्या है, यानी बोटॉनिकल नेम कौन सा है, फैमिली कौन सा है ना। कौन सी स्पीशीज है, प्लांट है या एनिमल किंगडम है, वो सारी चीजें हमें इसमें मालूम हो जाती हैं। तो दो चीज इसमें मालूम होंगी, केमिकल भी मालूम हो गया और उसका बायोलॉजिकल सोर्स भी मालूम हो गया। इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका मेरिट क्या है? और इतना लॉन्ग लिखने की जरूरत है? अगर कभी एक पे ज्यादा पूछ लिया तो फिर ये लॉन्ग लिखने की जरूरत है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको एज इट इज मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका मेरिट क्या है? तो इस सिस्टम का मेरिट ये है कि प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। अब इसमें हमें ये मालूम रहता है कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और कैसा उसका एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इजी एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे हम चपाती खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट ये क्या हो गया? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। और उसका एक्शन कैसा रहेगा? तो एक्शन ये है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है सबसे ज्यादा क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमें उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी मालूम हो गया और उसका एक्शन भी मालूम हो गया। लेकिन डीमेरिट क्या है? इट इज a complex to recognize the chemical in the plant, hence it is also a time consuming process। यानी कि हर एक क्रूड ड्रग में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, जब हम याद करने में बैठते हैं तो बहुत सारे केमिकल एक ही क्रूड ड्रग में रहते हैं। तो जो याद करना है या जिसको हम आसानी से रिकॉल करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर ले रही हूँ, आप देख लीजिए। और एज इट इज़ आपको क्या मिल जाएगा? नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से ये लास्ट में इसमें आंसर भी दिया होगा, जिससे आप 1 मार्क के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो न्यू बैच के हैं। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है और एज इट इज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको नोट डाउन करके या डाउनलोड करके आप इसका आंसर भी सामने लिख करके इसको आप याद कर लेंगे। आपको ज़रा भी ये वीडियो से अगर हेल्प मिलती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, क्यों अभी हमारे पास टाइम नहीं है और जनवरी में एग्ज़ाम है, इसलिए आई एम गोइंग टू अपलोड लाइक दिस। नहीं तो मैं आपको नोट्स ही देती थी, नोट्स बनाने के लिए अभी लिखने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए मेरे को जो भी मटेरियल मिल रहा है वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रही हूँ, और आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके आप अपना खुद का नोट बनाएंगे और पढ़ के जाएंगे। ये वो बच्चों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको थोड़ी तो हेल्प मिलती है, यही सोच करके मैंने इस तरह से स्क्रीन पे इसको शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।